अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। फिर ठीक है, फिर कल रात को नहीं, शाम को नहीं होगी, फिर ठीक है, सुबह ही होगी। कैफ का एक सवाल कहा था, लेकिन टाइम नहीं मिला होगा आपको। मिल गया था टाइम, नियत नहीं हुई होगी है। क्या जी? ये किसने किया अटेम्प्ट? प्रैक्टिस क्वेश्चन 8, 1 2 3। आपने पूछना कुछ? आपने फिर भी ब्रेक पे पूछना ना। शेयर बेस्ड पेमेंट होता था एक टॉपिक, IFRS 2। उसमें एक थे कैश सेटल्ड, एक था इक्विटी सेटल्ड। जो है ना इक्विटी सेटल्ड, उसमें होता था एक्सपेंस डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। अरे यार, ये भी नहीं याद हो रहा कुछ। एक इक्विटी सेटल था जिसमें शेयर ऑप्शंस या शेयर्स फौरन दे दिए जाते थे, या फिर कुछ टाइम पीरियड की शर्त होती थी। वो टाइम पीरियड था सर्विस पीरियड, यानी वेस्टिंग पीरियड। फिर उसमें आगे मजीद चीजें थी कि सर्विस कंडीशन है या परफॉर्मेंस कंडीशन है, वो उसकी डिटेल थी IFRS 2 की। IAS 12 में इंशाल्लाह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिक्स होगा, हो भी गया तो चलो हो जाएगा, तो वो मल्टीपल IAS टेस्ट हो रहा होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो चीज समझा रहा हूँ, मोटी मोटी चीजें भी अगर याद आ जाए तो बहुत है। इक्विटी सेटल में हम अपने एम्प्लॉयज को, मोस्टली एम्प्लॉयज को, इक्विटी सेटल में ज्यादातर एम्प्लॉयज होते थे हाँ, कुछ सवालों में प्लांट मशीनरी भी खरीदी हुई थी, ज्यादातर एम्प्लॉयज थे। उनको या तो शेयर ऑप्शंस या शेयर्स, ये दो ही चीजें थी। या तो फौरन के फौरन दे देते थे, ये था वेस्ट इमीडिएटली, या फिर उनको कुछ कंडीशंस रखी होती थी। और वो जो कंडीशंस रखी होती थी, तो उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि समझे एक पर्ची लिख के दिए, या तो वो पर्ची शेयर्स की है कि कल को पर्ची दिखा के शेयर्स ले लेना, या शेयर ऑप्शंस की है। और वो पर्ची की ग्रांट डेट में एक फेयर वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको ओवर द वेस्टिंग पीरियड एक्सपेंस बनाते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट। और अगर इस पर्ची की फेयर वैल्यू पता लगती है तो बस वो ग्रांट डेट की ही फेयर वैल्यू होती थी, उसको हर बार अपडेट नहीं करते थे। लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यू नहीं निकल सकती तो एक हल इंट्रिंसिक वैल्यू का भी था। इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही सिर्फ शेयर ऑप्शंस की पर्ची के केस में है। उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पे एंट्री करते थे और उसको हर ईयर एंड पे अपडेट भी करते थे। ये थी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। एक होती थी कैश सेटल। कैश सेटल में एक्सपेंस डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट, और ये हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट हुआ करती थी। अब आते हैं IAS 12 से इसका क्या ताल्लुक है। जो तो है ना कैश सेटल्ड, उसका मसला इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारी बुक्स में लायबिलिटी आ रही होगी। तो जब लायबिलिटी आ रही होगी तो वो लायबिलिटी हमारी किस अमाउंट पे आ रही होगी? फेयर वैल्यू। लायबिलिटी की फेयर वैल्यू रफली स्पीकिंग वो बेस्ट एस्टीमेट होगा जो कल को कैश पे करना पड़ेगा। तो टैक्स डिडक्शन क्या मिलेगी उसकी, कब मिलेगी? जब कैश पे करेंगे। तो उस लायबिलिटी की, कैश सेटल्ड की जो लायबिलिटी आ रही होगी, उसकी टैक्स बेस क्या होगी? क्यों जीरो?
क्योंकि लायबिलिटी की टैक्स बेस होती है कैरिंग अमाउंट माइनस जो कल को डिडक्शन मिल जाएगी, तो कल को पेमेंट करेंगे तो मिल जाएगी डिडक्शन। तो वो जो कैश सेटल्ड है ना वो IAS 12 में पकड़ी जाएगी, कोई मसला नहीं। इक्विटी सेटल्ड, इक्विटी सेटल्ड की अकाउंटिंग क्या होगी? जैसे अगर वेस्टिंग पीरियड है 3 साल और एम्प्लॉय कॉस्ट डेबिट या P&L कह लें, P&L डेबिट ये मार्कर अभी आप लाए रिफिल करके? अच्छा, और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ये कोई नहीं किया यार रिफिल। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड तो रिफिल कोई नहीं किए हैं। ये मार्कर क्या कर रहे हैं आपके पास? चले खैर है, खैर खैर। P&L डेबिट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट तीनों साल में ये एंट्री होती जाएगी। टैक्स वाले इसको एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। हाँ जी बताएं, आपके पास तो है ना माइक, बताएं। टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे। या तो हमने एम्प्लॉइज को, ये नॉर्मली एम्प्लॉइज को ही होता है, या तो कल को शेयर इशू कर देने होंगे या कल को उनको शेयर ऑप्शंस दे देनी होंगी। अभी ना ही शेयर ऑप्शंस दिए हैं ना ही शेयर इशू किए हैं। अगर अभी के अभी शेयर ऑप्शंस दे दी होती या शेयर्स दे दिए होते तो फिर ये वेस्ट इमीडिएटली होता। एक्सपेंस डेबिट, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और अगर शेयर ऑप्शंस दे दी होती तो एक्सपेंस डेबिट शेयर ऑप्शंस ही क्रेडिट। लेकिन जहां भी वेस्टिंग पीरियड होता है ना, तो अभी शेयर ऑप्शंस या शेयर्स नहीं दिए होते, अभी बस कह लें सिर्फ पर्ची दी होती है, तो इस पर्ची की अकाउंटिंग ऐसे हो रही होती है। टैक्स वाले इसकी डिडक्शन कब अलाउ करेंगे? जब 3 साल के बाद असल में हम उनको शेयर ऑप्शंस या शेयर्स इशू कर देंगे, असल में तब वो करेंगे डिडक्शन अलाउ, क्योंकि टैक्स वालों की नजर में ये हमारा एक्सपेंस ही होगा। तो हम एक्सपेंस कब बना रहे हैं? ओवर 3 इयर्स, मिसाल में 3 साल हैं तो ओवर 3 इयर्स। टैक्स वाले कब डिडक्शन अलाउ करेंगे? तीसरे साल। तो कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन ये डेफर्ड टैक्स की पकड़ में नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि ना कोई एसेट है ना कोई लायबिलिटी है। तो फिर हमें इस एक्सपेंस को वो एहतरामन एसेट लाना पड़ेगा। वो जो रिसर्च डेवलपमेंट या वो एडवर्टाइजमेंट या कल वाले सवाल में जो एक कोई एक्सपेंसेस थे, पता नहीं वो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी, कल जो सवाल कास्ट में किया था, रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी 17.5 मिलियन की, और टैक्स वालों ने उसको 5 साल पे अलाउ करना था। तो हमें फिर इस आइटम को कवर करने के लिए इसको एहतरामन एसेट वाला कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। टैक्स बेस क्या होगी? ये जो एहतरामन एसेट बनाना पड़ेगा, इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 0 होगी। 0 खत्म कर दिया मैंने आईएएस। हाय हाय। एक्सपेंस डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट, इस पे डेफर्ड टैक्स आ ही क्यों रहा है कॉन्सेप्चुअली? क्योंकि हम इसको 3 साल में फैला के एक्सपेंस बनाएंगे, जबकि टैक्स वाले डिडक्शन अलाउ करेंगे एंड पे जब वाकई लोगों को शेयर्स या शेयर ऑप्शन इशू हो जाएंगी। तो इस पे कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए। लेकिन आईएएस 12 की अप्रोच से इस पे डेफर्ड टैक्स इसलिए नहीं पकड़ा जाना था। कैश सेटल्ड पे क्यों पकड़ा जाना है डेफर्ड टैक्स? कैश सेटल्ड पे क्योंकि उसमें लायबिलिटी आ रही होती है, तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस वहां से कवर हो जाएगी। इसमें ना एसेट है ना लायबिलिटी है, तो इस तरह के मसलों को हमें एहतरामन एसेट लाना पड़ता है। वो एडवर्टाइजमेंट वाला जो पिछले सालों में किया था, कल जो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी, तो इस एहतरामन एसेट की कैरिंग अमाउंट 0 कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस क्या? जो फ्यूचर में डिडक्शन मिल रही है। ये काम हम कर चुके हैं पहले, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकलिटी जिसमें इन्वॉल्व है। ओ यार, अच्छा एसेट कितना है बताओ? मैं आपको फिगर 10 मिलियन कर लें, चलो ये लो। ईयर 1 में एंट्री 10 मिलियन P&L डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट, दूसरे साल में फिर 10, तीसरे साल में फिर 10, 30 मिलियन कर लो। चलो ईयर 1 2 3 बताएं कैरिंग अमाउंट किसकी, कितनी कैरिंग अमाउंट? कौन सा एसेट था ये? हमने कब बनाया एसेट? कौन सा एसेट बनाया है? हाँ तो एक्सपेंस है ना यार, एसेट कहां से है? ना कर यार ऐसी बातें, कल थे क्लास में, परसों तरसों सब, बाकी सबको भी यही मसला है।
है, एक्सपेंस है ना। देखें जो कल परसों भी ये काम किया, कल थे ना क्लास में, कल एक सवाल मैंने कैफ का बोर्ड पे किया था, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी 17.5 मिलियन की, तो हमने उसको फॉरेन एक्सपेंस ही रिकॉर्ड किया था। टैक्स वालों ने उसको 5 साल में फैलाना था, तो हमने उस पर डेफर्ड टैक्स बनाया था। कैरिंग अमाउंट क्या लिखी थी? 0। बात फॉरेन एक्सपेंस आउट करने की नहीं है, बात यह है कि हमारी बुक्स में कौन सा एसेट आ रहा है, कोई नहीं आ रहा ना, तो कैरिंग अमाउंट 0। अच्छा, आपका पॉइंट सही है वैसे, ये नहीं तो बुरे आदमी नहीं है आप, सही सही बात कह रहे हो। अच्छा, ये बात ये कर रहा है भाई कि रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये तो फॉरेन के फॉरेन हमने एक्सपेंस कर दिया था, तो इसको तो हम ओवर 3 इयर्स फैला के एक्सपेंस बना रहे हैं, ये कह रहे हो। चलो ठीक है, हाँ भाई बात में तो दम है, लेकिन बना तो एक्सपेंस ही रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, देखिए बात तो सही है, इस तरह से है ना, बात इस तरह से सही है, ठीक है शाबाश, बात इस तरह से सही है कि वो जो कल परसों तरसों की मिसालें थी, एडवर्टाइजमेंट है या रिसर्च कॉस्ट थी, उसमें हम टैक्स बेस तो ले रहे थे, लेकिन कैरिंग अमाउंट 0 कर रहे थे क्योंकि एक्सपेंस था। तो एतराज ये है जो सही है किसी हद तक कि वो तो हमने फॉरेन के फॉरेन सारा का सारा एक्सपेंस बना दिया होता था, इसको तो हम ओवर द पीरियड एक्सपेंस बना रहे हैं। तो इस लिहाज से हाँ ये सवाल सही है, लेकिन इसका जवाब ये है कि ओवर द पीरियड बना रहे हैं, तो बना तो फिर भी एक्सपेंस ही रहे हैं ना, एसेट तो नहीं बना रहे ना। तो एसेट नहीं है और कहीं लायबिलिटी भी नहीं है, तो इसलिए ये IAS 12 में नहीं आ पाता, लेकिन डेफर्ड टैक्स कॉन्सेप्चुअली होना चाहिए, इसलिए इसको वही एक्सपेंस वाले तरीके से लाएंगे और जिसकी कैरिंग अमाउंट होगी 0। टैक्स बेस क्या होंगी, मैंने तो फिगर्स भी आपको बता दी, ईयर 1 में भी, ईयर 2 में भी और ईयर 3 में भी 10-10-10। हाँ जी, मैं मिसाल दोबारा बताता हूँ। एम्प्लॉइज को 3 साल की सर्विस कंडीशन कही है कि 3 साल तक नौकरी में रह लो, 3 साल बाद आपको हम इतने इतने शेयर्स दे देंगे या शेयर ऑप्शन दे देंगे। ये इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन हो गई, और इसके लिए अकाउंटिंग क्या होगी कि ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू, नंबर ऑफ बंदे, हर बंदे के नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इनटू चांसेस, कितने लोग एंड तक रहेंगे, IFRS 2 की सारी कैलकुलेशन, एक अमाउंट निकली ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू 30 मिलियन, उसको 1/3 करके तीनों साल पे एक्सपेंस बना दिया। इसमें फेयर वैल्यू अपडेशन होनी है नहीं, तो 10-10-10 3 साल का एक्सपेंस बनना है। अब मेरा सवाल ये है कि हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, कैरिंग अमाउंट 0, टैक्स बेस कितनी, 10 के 30 है? टैक्स वाले तो कल को 3 साल बाद इकट्ठे 30 ही अलाउ करेंगे। हाँ जी, देखें इसमें ना, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये मैं IAS 12 में शेयर बेस्ड पेमेंट्स का इक्विटी सेटल्ड कैसे हल होगा ये पढ़ा रहा हूं। IAS 12 का सवाल होगा तो काफी उम्मीद है कि ये पॉइंट्स में डला होगा। CFAP के IAS 12 के क्वेश्चन में, क्योंकि इसके अलावा और IAS 19 की कॉम्प्लिकेशंस के अलावा बाकी तो कैफ में भी अच्छी खासी टेस्टिंग कर रहा है, तो इसलिए CFAP 1 में IAS 12 का सवाल आएगा तो काफी चांसेस हैं कि IFRS 2 मिक्स होगा बीच में। तो मैं आपको इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन का IAS 12 बता रहा हूं, इसमें मेनली 2 ही टेक्निकलिटीज हैं। एक वो जो मैं भी डिस्कस कर रहा हूं, ईयर 1 में टैक्स बेस कितनी है, 10 या 30? हाँ जी 30। क्यों 30? क्योंकि कल को डिडक्शन मिलनी है 30, लेकिन हमने तो भी एक्सपेंसिव 10 बनाया। हाँ, टैक्स बेस के लिए नहीं है। क्या बात, 20 क्यों? है फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है, उसमें से हमने काट लिए, फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़े हम। हाँ अच्छा, 10 किसको लगता है कि 10 होनी चाहिए टैक्स बेस, क्यों? यानी मैचिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, और तो ईयर 1 2 में कुछ ना करें क्या 30? अच्छा 30 क्यों? नहीं, टैक्स बेस फॉर द ईयर एज एट होती है, अगर अभी ही 30 कर लें, अगले साल भी 30, तो सारा डेफर्ड टैक्स अभी आ जाएगा। हाँ जी, आप क्या करें, ठीक है, आपका पॉइंट ले लिया, सही है जी। 30 क्यों 30? क्योंकि फ्यूचर डिडक्शन 30 है।
ठीक है जी, ये टेक्निकलिटी जिसमें ईयर 1 में टैक्स बेस होगी 10, 20 और 30 साल तो अलाउ हो ही जाना। फर्स्ट करें तीसरे साल नहीं, चौथे साल की सुबह सुबह अलाउ होना है तो 30। अब समझें क्यों। ये जो हमने एम्प्लॉय को शेयर्स देने का 3 साल बाद वादा कर लिया है, ये वादा 3 साल पे क्यों फैला रहे हैं हम, एक्सपेंस फॉरन क्यों नहीं बना रहे? वेस्टिंग पीरियड 3 साल है, इसका मतलब है उनकी हर साल की सर्विस का इनाम 10 मिलियन है, तभी हम 3 साल पे फैला रहे हैं उस 30 मिलियन को। उनकी हर साल की सर्विस का इनाम 10 मिलियन है, फिर दूसरा साल भी दे देंगे सर्विस, फिर उसका इनाम 10 मिलियन है, फिर वो तीसरे साल भी सर्विस दे देंगे, फिर उसका इनाम 10 मिलियन है। यानी एक तरह से हम कह रहे हैं कि हमने उनसे 3 ट्रांजैक्शन करनी है। अब मैं एक सवालिया जवाब पूछता हूं आपसे, एक गाड़ी की टैक्स बेस क्या होती है जो कल को वो डेप्शन अलाउ कर देंगे? हमने जो गाड़ी अभी खरीद ली हुई है उसकी टैक्स बेस अभी वर्किंग में लिखेंगे, या जो अगले साल भी गाड़ी खरीदनी है, जो उससे अगले साल भी गाड़ी खरीदनी है, जो उससे अगले साल भी गाड़ी खरीदनी है, उनको भी अभी टैक्स बेस लिख लेंगे। पक्का इरादा हमारा गाड़ियां खरीदने का, पक्का कंफर्म इरादा गाड़ियां खरीदने का है? नहीं, लेकिन पक्का इरादा है, कल को खरीदेंगे तो डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? है जी, देखिए हमारा कंफर्म इरादा है कल परसों अगले साल सब गाड़ियां खरीदनी है, पक्का इरादा है, नहीं मुकरेंगे, पक्का। लेकिन टैक्स बेस की डेफिनेशन तो हो नहीं गई कि फ्यूचर में जितनी डिडक्शन मिलनी है तो कल को गाड़ियां खरीदेंगे तो मिलेगी डिडक्शन, है भाई? खर्चा होगा, वो काम होगा तो उसकी डिडक्शन की बात है ना। तो इन लोगों से हमने बेशक 30 मिलियन का वादा कर लिया है, लेकिन वो 3 साल की सर्विस का 30 मिलियन है। अभी पहले साल के एंड पे खड़े हैं तो 3 साल की सर्विस हो गई है, अभी हुई ही सिर्फ 1 साल की सर्विस है, तो इस 1 साल की सर्विस के अगेंस्ट टैक्स वालों ने क्या डिडक्शन देनी है वो टैक्स बेस होगी। बेशक टोटल हमें अभी से पता है 30 मिलियन है, लेकिन मैंने तो कहा हमने अभी से पता तय किया हुआ अगले साल 2 गाड़ियां और खरीदनी है, तो अभी से पता है, तो उससे उनकी सारी टैक्स बेस थोड़ी आ जाएगी। तो जब अभी गुजरा ही 1 साल है, अभी सर्विस हुई ही 1 साल की है, तो बात यह है कि उसके अगेंस्ट कल को क्या डिडक्शन मिलेगी। ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं, ईयर 2 और 3 की सर्विस तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जो चीज अभी एग्जिस्ट कर रही है, जो अभी ईयर एंड पे चीजें मौजूद हैं, उनकी टैक्स बेस होती है। जो आइंदा हमने अगले ईयर में एसेट खरीदने हैं, आइंदा ईयर में लोन्स लेने हैं, उनकी भी अभी टैक्स बेस होगी। तो अभी ईयर 1 के एंड पे खड़े होके ईयर 2 और ईयर 3 की सर्विस ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए टैक्स बेस 10 होगी। 30 मिलियन ही देंगे, शेयर्स या ऑप्शन देंगे, उनकी ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू 30 मिलियन है, ठीक है। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने यही कहा 3 साल पूरे करोगे तो फिर अगर वो एक ही ट्रांजैक्शन है तो हम उसको क्यों 3 साल पे फैला रहे हैं? हम क्यों उसको एक्सपेंस बना रहे हैं 3 साल पे? क्योंकि 3 साल की सर्विस का ये नाम है, इसका मतलब 1 साल की सर्विस का नाम 10 है। हाँ जी, ये बात हो गई। अच्छा, एक तो इसमें टेक्निकलिटी थी, दूसरी टेक्निकलिटी ये है, बल्कि इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं। ये तो मैंने 10, 20, 30 तो मैंने बोला, ये क्या फिगर है 30 की, और 10, 10, 10 जिसको कहा है ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू। टैक्स वालों ने थोड़ी ये अलाउ करनी है, टैक्स वाले क्या अलाउ करेंगे? पेमेंट नहीं होनी, वो तो अलाउ करेंगे एज एन एक्सपेंस जब 3 साल बाद उनको असल में शेयर ऑप्शंस दे देंगे, तो उन शेयर ऑप्शंस की उस वक्त क्या वर्थ होगी वो डिडक्शन टैक्स वाले अलाउ करेंगे। जब कल को असल में शेयर्स इशू कर देंगे तो उन शेयर्स की उस वक्त क्या वर्थ होगी वो टैक्स वाले डिडक्शन देंगे। जबकि हम अकाउंटिंग किस चीज की कर रहे हैं? हम लोग तो कह रहे हैं ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू, यानी ईयर 1 के स्टार्ट वाली फेयर वैल्यू हम 3 के 3 साल अकाउंटिंग में चला रहे हैं, जबकि टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ करनी है जो 3 साल बाद फेयर वैल्यू होनी है। तो इसका तरीका यह है कि 10 मिलियन नहीं लगाया जाएगा अंदाजा, कि बेस्ट अंदाजा क्या है, तब की फेयर वैल्यू क्या होगी। नहीं, अभी नहीं लगा सकते अंदाजा, तो फिर उस ईयर एंड की फेयर वैल्यू ले लेते हैं, अगले ईयर एंड पे जाके फिर अपडेट कर लेंगे, उसको टैक्स बेस कहा करेंगे। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, अभी मैं पढ़ा भी देता हूँ अंग्रेजी और एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिर 5 पेपर का सवाल करते हैं। उर्दू में दोबारा बताता हूँ, ये जो हमने IFRS 2 में वैल्यू निकाली होती है ना, जिसको मैं 10, 10, 10 कह रहा था, ये होती है ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू, और उसको दोबारा अपडेट नहीं करते। लेकिन टैक्स वालों ने डिडक्शन इस ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू की नहीं अलाउ करनी है, टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ करनी है जब वाकई 3 साल के बाद शेयर ऑप्शंस या शेयर इशू हो जाएंगे, उस वक्त उनकी जो वैल्यू होगी। तो इसलिए टैक्स बेस हम 10 को नहीं कहेंगे, ये तो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है।
हम लोग पहले तो लगाएंगे बेस्ट एस्टिमेट, स्टूडेंट नहीं कंपनी, कि तब क्या वैल्यू होगी, और अगर वो अंदाजा नहीं लगा सकते तो फिर ईयर एंड वाली वैल्यू को यूज कर लेंगे, और उस ईयर एंड वाली को यूज करके ईयर 1 के एंड पे उसको टैक्स बेस कह देंगे, ईयर 2 के एंड पे आके अब फिर ईयर 2 अपडेट करेंगे, उसको टैक्स बेस कहेंगे। लेकिन वैल्यू तो वो टोटल अमाउंट की होगी, यानी हमने अगर एम्प्लॉइज को लेट से 3000 शेयर इशू करने हैं, तो ईयर 1 के एंड पे, ये जबानी समझ आ रहा है कि नहीं? फिर मैं अंग्रेजी और सवाल करा देता हूँ, अभी मैंने कहा जबानी तो पहुंचाऊं ना। ईयर 1 के एंड पे उन 3000 शेयर्स की जो ईयर 1 के एंड की वैल्यू है, वो वैल्यू इनटू 1/3, वो टैक्स बेस है। ईयर 2 के एंड पे आ गए, अब टैक्स बेस कितनी है? ईयर 2 के एंड पे उनकी वैल्यू इनटू 2/3, क्योंकि अब 2 साल गुजर गए, और फिर ईयर 3 के एंड पे आके उनकी वैल्यू इनटू 3/3। टैक्स बेस वो डिपेंड करता है, सवाल वाला बताएगा कि टैक्स वालों ने क्या वैल्यू अलाउ करनी है, उसके हिसाब से देखना होगा। यानी अगर टैक्स वालों ने शेयर की मार्केट वैल्यू को डिडक्शन अलाउ करना है तो फिर ईयर एंड पे मार्केट वैल्यू, अगर ये शेयर नहीं, शेयर ऑप्शंस हैं और टैक्स वालों ने इंट्रिंसिक वैल्यू को अलाउ करना है तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 की एंड की इंट्रिंसिक वैल्यू। वो सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल वाले ने क्या कहा हुआ है। तो हमने हर साल अपडेट करते जाना है, और चूंकि वो वैल्यू निकलेगी टोटल, तो इनटू 1/3, 2/3, 3/3। अब पूछें क्या कह रहे हैं? यहां तक भी ठीक है बात? जाने दो यार, ऐसे ना करो यार, IFRS 2 के साथ तो हाँ, तो कल को रिवर्स कर देंगे एक्सपेंस सारा, तो ना हो कोई बात नहीं, IFRS 2 रिवाइज करेंगे, आ जाएंगी बात। ये आप वो सवाल कर रहे हैं जो IFRS 2 में हैं, अभी भूले हुए ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। ये शैतान वसवसे से डाल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। जब आप IFRS 2 रिवाइज करेंगे तो ये बातें वहीं खत्म हो जाएंगी। वैल्यू अपडेट होना, 1/3, 2/3 होना, ओके। क्या क्या क्या? टैक्स बेस नहीं गिवन होगी, हाँ जी, ईयर एंड की आपको वैल्यू गिवन होगी जो, और साथ बताया होगा कि टैक्स वालों ने किस चीज को डिडक्शन अलाउ करना है, तो हमने उसको हर साल के एंड पे अपडेट करते जाना है, 1/3, 2/3, 3/3, ये निकला ही टैक्स बेस। देखें IFRS 2 की तो टेस्टिंग ही तब है ना जब कोई वेस्टिंग पीरियड है। ये तो IFRS 2 के सवालों में भी ऐसे ही था, कोई सवाल मेरा नहीं ख्याल ऐसा था जिसमें इमीडिएटली वेस्ट था, सब में कोई ना कोई वेस्टिंग कंडीशन थी। वेस्टिंग कंडीशन है तो उसकी टेस्टिंग बनती है, वेस्टिंग कंडीशन ही नहीं है फिर तो रहने रहा ही कुछ नहीं जाता इसके अंदर। नहीं, 30 मिलियन तो ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू है जो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, टैक्स बेस के लिए 30 मिलियन का कोई काम नहीं है। उसके लिए टैक्स बेस के लिए 30 मिलियन का काम नहीं है, वो ईयर एंड वाली वैल्यूज होंगी कोई ना कोई सवाल में। हाँ जी, नहीं करेंगे ना, नहीं केस टैक्स बेस 0 हो जाएगी कल को, वो सारा कुछ रिवर्स हो ही जाएगा। अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, इन एनी केस टैक्स बेस 0 हो जाएगी। अलाउ कर दिया तो वो करंट टैक्स के साथ ऑफसेट हो रहा होगा, नहीं अलाउ किया तो टैक्स एक्सपेंस रिवर्स हो रहा होगा। दूसरा मसला कि इस डेफर्ड टैक्स, चले मैं अगर इसी की बात करूं तो ये डिडक्टेबल डिफरेंस है कि टैक्सेबल डिफरेंस है? डिडक्टेबल है, क्यों? क्योंकि हमने इस एक्सपेंस को एहतरामन एसेट वाला माना हुआ है, तो कैरिंग अमाउंट कम हो तो ये डिडक्टेबल डिफरेंस होता है, यानी डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा तो डेफर्ड टैक्स डेबिट और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। जी नहीं, क्योंकि इसको एहतरामन एसेट इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि एसेट और एक्सपेंस में कॉमन बात यह है कि ये खर्चा होता है, तो इसलिए इसको एहतरामन एसेट में ले आते हैं। क्योंकि एक्सपेंस बन रहा है डेबिट, एक्सपेंस ना बनता तो एसेट बन जाता है ना, डेबिट डेबिट ग्रुप है ना। ये तो नहीं होता ना कि चलो एक्सपेंस अभी नहीं बना पा रहे, लायबिलिटी कह देते हैं। जो चीज इनकम नहीं बन पा रही होती है वो लायबिलिटी बनती है, क्रेडिट क्रेडिट। अभी इनकम नहीं कह सकते, एडवांस इनकम कह दो, तो एक्सपेंस डेबिट है। तो अगर एक्सपेंस कह रहे हैं तो एसेट नहीं कह रहे, एक्सपेंस ना कह रहे तो एसेट कह रहे होते, तो डेबिट डेबिट ग्रुप की वजह से इसको एहतरामन एसेट कह रहे हैं। अच्छा जी, डेफर्ड टैक्स डेबिट और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। तो अगला मसला ये है कि क्या टैक्स एक्सपेंस ही क्रेडिट होगा, तो इसके लिए एक लिमिट है। पहले पढ़िएगा आप अंग्रेजी, बल्कि रहने दें, अंग्रेजी पढ़ के शायद समझना ये बात, सवाल ही देखते हैं सीधा। नहीं पढ़ ही लें, वैसे ऐसी मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। चैप्टर में पेज 11 पे है, चैप्टर में पेज 11, चैप्टर पेज 11,
ऊपर से कुछ 5-6 लाइनें छोड़ के, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, ये सारी अंग्रेजी पढ़ के देखें। चैप्टर में पेज 11 टॉप से कुछ 6-7 लाइनें छोड़ के, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, ये पढ़ लें सारा डब्बा, फिर सवाल से समझाता हूँ। हाँ जी, लास्ट वाली बात की समझ आई कुछ? वाकई आ गई? वाह यार, क्या समझ आई? पीछे कॉन्सेप्ट फिर मैचिंग ही है। लास्ट में ये लिखा हुआ है कि हम लोग IFRS 2 के मुताबिक जितना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं उस हद तक टैक्स डिडक्शन है ना, तो टैक्स P&L में। अगर उससे ज्यादा टैक्स वालों ने डिडक्शन दे दी तो वो हमारे अकाउंटिंग एक्सपेंस से मैच नहीं करेगी, तो जितनी एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल जाएगी वो हम P&L में नहीं लाएंगे, वो इक्विटी में ले जाएंगे। जितना हम एक्सपेंस मान रहे हैं ना वहां तक या उससे अंदर अंदर टैक्स वाले हो सकता है थोड़ी डिडक्शन दें, क्योंकि कल को वैल्यू हो सकता है डाउन हो जाए, वहां तक डेफर्ड टैक्स डेबिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन अगर टैक्स वालों ने उससे ज्यादा डिडक्शन दे देनी है तो फिर जो ज्यादा वाला एक्स्ट्रा टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है वो हम अपने एक्सपेंस में नहीं लाएंगे, वो इक्विटी में ले जाएंगे। चलो जबरदस्त, अगर समझ आ गई तो आप ऐसा करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 देखें, ये 5 साल का मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, डबल एंट्रीज भी, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स वाली बात खास तौर पे गौर करिएगा। आप देखें, खुद ही देखें, क्या करना है, ऑफ करना है, ये वाला बंद करना है, ऐसे कर दे यार, है नहीं, अगर बाकियों को मसला नहीं है तो फिर आप सीट चेंज कर लें, चले कर दें, या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 पढ़ लें और उसको सॉल्व तो खैर क्या करना है, इसका सॉल्यूशन देखें और देखें किस तरह से करंट और डेफर्ड अलग अलग किया हुआ है। मैं समझाता हूँ, खुद पहले गौर करके कोशिश करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 12, रेहान रिमोट दिखाना।
हाँ जी, अकाउंटिंग एक्सपेंस को ऐड करें ना, एम्प्लॉय सर्विस एक्सपेंस, ये 3 साल के अलग अलग दिए हैं, तो इनको ऐड करते जाएं तो क्यूमुलेटिव बन जाएगा। हाँ जी, ठीक है, चलें समझाता हूँ। चलो जरा कर, पहला साल क्या है? 2016। 2016 में अभी पहला साल गुजरा था, तो कैरिंग अमाउंट तो बहरहाल जीरो ही है, और इस एम्प्लॉय कॉस्ट जिसको हमने एहतरामन एसेट कहा है, टैक्स बेस कितनी उस वक्त ईयर 1 के एंड पे। अच्छा, ये सवाल में बता दिया हुआ है कि टैक्स वालों ने डिडक्शन देनी है इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो अब हर साल के एंड पे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू को अपडेट करते जाना है। ये जो एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है ना,
ये अकाउंटिंग है, वो जो फेयर वैल्यू ऑफ ग्रांट डेट के हिसाब से हुआ होगा। 16 के ईयर एंड पे कितने वर्कर्स एम्प्लॉइज कितने, नहीं बल्कि रहने दें, शेयर ऑप्शन ईयर 1 के एंड पे 50,000 और उस वक्त वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू 5 इंटू 1/3। अच्छा 1/3 क्यों, लेकिन वो उन्होंने एक्सरसाइज तो जाके 20 में की है, कोई बात नहीं, हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं, जिस वजह से 1/3 कर रहे हैं, वो 3 साल की सर्विस है, तो 1/3 किया, ये आंसर आ गया 83,333। अब हमने जो एक्सपेंस बनाया हुआ है ईयर 1 में वो 1,88,000 है, जबकि अभी तक का हमारा टैक्स डिडक्शन इतना है, तो सारा P&L में जाएगा, यानी इसका जो भी डेफर्ड टैक्स डिडक्टेबल डिफरेंस आएगा और उस पे जो DTA बनेगा कितना 33,333, तो जो इस DTA का BD बैलेंस कोई नहीं है, CD बैलेंस 33,333 है, ये सारा इधर टैक्स एक्सपेंस में जाएगा। ये 2016 है। 18 में आके गड़बड़ हो गई थोड़ी, मेरे ख्याल में 16 और 17 तो ओके है, 18 में कुछ मसला होगा। जी जी बिल्कुल, वो जो IFRS 2 में होता था ना, कितने लोग छोड़ जाएंगे, कितने एंड तक बाकी रहेंगे, ये उस अंदाजे के मुताबिक है। नहीं, टैक्स वाले तो अल्टीमेटली जितनी ऑक्साइज होंगी उनकी डिडक्शन देंगे, हम तो बात कर रहे हैं जो हमारे बेस्ट एस्टीमेट के मुताबिक जितने लोग अल्टीमेटली उस आखिरी डेट तक मौजूद होंगे, उनकी सर्विस आ चुकी है, उसको हम एक्सपेंस बना रहे हैं, तो वही लोग ही, उन्हीं के ऊपर टैक्स डिडक्शन कल को मिलेगी। 2016 ओके। 2017 में ये कितना हो गया, 50 की जगह, इसकी जगह 8, इसकी जगह 240। अच्छा साइड पे हम ये भी चेक कर लेते हैं, अकाउंटिंग में ईयर 1 और 2 दोनों मिला के क्यूमुलेटिव एक्सपेंस हम कितना बना चुके हैं 373, अभी भी ये इसके अंदर ही है, इसलिए अभी भी जो भी डेफर्ड टैक्स है वो P&L में जाएगा। तो ये DTA डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन गया 240, इसके ऊपर DTA बन गया 96,000, तो BD हो गया 33,333, CD हो गया 96,000, क्योंकि अभी भी ये चीज इसके अंदर ही है, तो ये जो भी कुछ आएगा वो P&L यानी टैक्स एक्सपेंस में ही जाएगा। 62 टैक्स बेस यही तो है कि अब तक की हो चुकी सर्विस पे कल को डिडक्शन क्या मिल जाएगी, तो हाँ टैक्स बेस कंपेयर कर रहे हैं, टैक्स बेस को क्यूमुलेटिव एक्सपेंस से कंपेयर कर रहे हैं। 18 अब 3 साल गुजरने के बाद क्यूमुलेटिव एक्सपेंस हम कितना बना चुके हुए हैं 563। अब 3 साल हो गए टोटल 40,000 इंटू 13 इंटू 3/3 520। अब भी ये इस क्यूमुलेटिव के अंदर ही है, अभी भी जो भी होगा वो P&L को ही जाएगा 96 और ये बन गया 208। अभी भी ये सारा का सारा डेफर्ड टैक्स डेबिट और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 112,000। 16, 17, 18 तक ओके। 19 अब सर्विस तो बेशक पूरी हो चुकी हुई है, लेकिन चूंकि डिडक्शन अभी तक नहीं मिली, डिडक्शन कब मिलेगी जब एक्साइज वाकई कर लेंगे, तो जब तक डिडक्शन नहीं मिली तब तक टैक्स बेस तो चलती रहेगी। तो अब 40 ही है, लेकिन 17 और 3/3 या अब 3/4 हो जाएगा है। देखिए सर्विस उनसे 3 साल की लेनी थी, वो 3 साल हो गए हैं, ये सिर्फ अभी तक डिडक्शन नहीं मिल रही इसलिए टैक्स बेस चले जा रही है, ये कोई उन टर्म्स में थोड़ी मॉडिफिकेशन हो रही है। 680, अब देखिए 680 जो है ना ये उस 563 से ऊपर निकल गया, तो जितना ऊपर निकल गया कितना 117, इसका टैक्स इक्विटी में जाएगा, यानी जिस तरह कल सरप्लस में साथ ही साथ डेफर्ड टैक्स की एंट्री कर रहे थे ना, इसकी भी साथ ही मैं यही एंट्री कर देता हूं, डेफर्ड टैक्स डेबिट वही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड में ही क्रेडिट, कितना 117 का 40%, 46,800, टैक्स से 40% नहीं,
जितना 680 अकाउंटिंग से ज्यादा है, इस पे जो टैक्स बचत मिलेगी वो इक्विटी में। डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड क्रेडिट, या इवन के कोई अदर रिजर्व भी कर सकते हैं। अब बाकी काम वैसे ही कर लेते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट कितना, इस पे 40%, 272, बीडी कितना, ये 208, सीडी 272, करिए इसको बैलेंस, किधर, इधर 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 ही आएगा, तो ये टैक्स एक्सपेंस में जाएगा 172। 2019 ओके। यही इसमें थी एक बात समझाने वाली, और एग्जाम में उम्मीद करता हूँ कि 2020 वाला मामला नहीं होगा, क्योंकि 2020 में तो डेफर्ड टैक्स जीरो हो गया ना। हाँ, 2020 में तो टैक्स बेस जीरो हो गई, तो टेस्ट तो तभी होगा जब टैक्स बेस भी होगी। तो इसलिए उम्मीद तो ये है कि एग्जाम में यहीं तक ही है बस, है। तो यही है ना, मैंने बुक में ये किया हुआ है कि इसके 40% से 563 का 40% कंपेयर किया हुआ है। मैंने डायरेक्टली 680 को से कंपेयर कर लिया। ये ना असल में एग्जांपल है आईएएस की, ओरिजिनल जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल होती है, ये मैंने वहीं से उठाया हुआ है। ये वही सारी वैल्यूज हैं, मेरा ख्याल है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ही मैंने उठाई हुई है। 2019 के एंड पे बेशक वो सर्विस के 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन चूंकि इन लोगों ने अभी तक ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की, और टैक्स वाले डिडक्शन तब देंगे जब शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएंगी, तो इसलिए टैक्स बेस अभी तक मौजूद है। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई होती, टैक्स डिडक्शन मिल गई होती, तो टैक्स बेस जीरो हो जाती। तो अब टैक्स बेस है, और चूंकि हर साल अपडेट करते जाना है, तो फिर से 19 में अपडेट कर लिया। अब ये जो अमाउंट है ना, ये 563 से ऊपर निकल गई है। 563 है जो हमने टोटल एक्सपेंस मानना है 3 साल की सर्विस का, तो वो जो उसे ऊपर निकल गया, उस पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट इक्विटी में आएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। बाकी डिफरेंस फिर, यानी मैं अगर इसकी 2019 की एंट्रीज करूं, तो डेफर्ड टैक्स डेबिट, इक्विटी क्रेडिट 46,800, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड भी हो सकता है, कोई अदर रिजर्व भी हो सकते हैं, और फिर डेफर्ड टैक्स डेबिट और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट 17,200। ये 2019 की एंट्रीज है। अब 2020, उम्मीद तो वैसे यही है कि एग्जाम क्वेश्चन में इतना ही होगा, लेकिन चूंकि इसमें करंट टैक्स का पॉइंट भी है, तो हो सकता है 2020 बनाता हूं, है जी। अच्छा, मिटा दिया। 2020 में कैरिंग अमाउंट जीरो, टैक्स बेस जीरो, क्योंकि 2020 में ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई, मतलब डिडक्शन मिल गई, तो टैक्स बेस जीरो, डिफरेंस जीरो, डेफर्ड टैक्स एसेट जीरो। बीडी 272, सीडी जीरो। हाँ जी, अब क्या करूं, टैक्स एक्सपेंस ये टैक्स एक्सपेंस में जाएगा। बीडी 272, सीडी जीरो, तो डिफरेंस किधर जाएगा, अभी तो करंट नहीं है, डेफर्ड की बात करूं। ये जो डेफर्ड टैक्स बनाया था वही रिवर्स होता है, तो जो बनाया था ना डेफर्ड टैक्स डेबिट और इक्विटी क्रेडिट करके, वो वैसे ही रिवर्स होगा। कितना, 225, ये पीएनएल में आएगा। टैक्स एक्सपेंस डेबिट 1 मिनट, और डेफर्ड टैक्स क्रेडिट 225, 200, ये हो गए डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग। अभी करंट टैक्स की लाता हूं अकाउंटिंग।
पहले डेफर्ड टैक्स वाली अकाउंटिंग देखें। हाँ जी, हाँ जी, कैपिटल क्रेडिट, प्रीमियम क्रेडिट, बिल्कुल वो कर रहे होंगे। किस चीज की कह रहे हैं अमाउंट? नहीं, वो कैपिटल और प्रीमियम होगा ना, तो वो एसेट लायबिलिटी थोड़ी है। ये तब होगा अगर इक्विटी हिट हुई थी तो। ये पूछा ये एक नई बच्चे ने कि ये जो 225 है, अगर आप टोटल टैक्स एक्सपेंस जो हमने बनाया हुआ है, टैक्स एक्सपेंस नहीं सॉरी, टोटल हमने जो एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सपेंस बनाया हुआ है वो टोटल 3 साल का मिला के 563 है, तो उसका 40% लें तो यही बनता है। तो क्या इत्तेफाक है? तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे ही होगा, प्रोवाइडेड कि इक्विटी हिट हुई हो। पहले इक्विटी हिट होने का मतलब है कि टैक्स डिडक्शन ऊपर गई थी, तो फिर हाँ ऐसे ही होगा। अब आते हैं करंट टैक्स पे। हाँ, क्योंकि हमने डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया था, अब खत्म करें, जैसे जैसे बनाया था वैसे वैसे खत्म करें। तो इक्विटी में बनाया था, इक्विटी से निकाल दिया। 2020 में अब ये डिडक्शन एक्चुअली मिल जाएगी। जब एक्चुअली मिलेगी तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या करेंगे? 2020 में अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या करेंगे? क्या हमने 2020 में कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है? क्यों? हम तो 16, 17, 18 में एक्सपेंस पूरा कर आए हुए थे, 20 में हमने तो कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन टैक्स वाले देंगे डिडक्शन। कितनी डिडक्शन देंगे? कितना पूरा? 40,000 इंटू उस वक्त इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी? 20। टैक्स वाले तो इतने की डिडक्शन देंगे, 8 लाख। टैक्स वाले इतने की डिडक्शन दे देंगे। ऐसा करने से टैक्स प्रॉफिट कम आएगा और करंट टैक्स कम बनेगा। कितना कम बनेगा करंट टैक्स? 8 लाख का 32%। हमने टोटल 3 साल में मिला के टोटल एक्सपेंस कितना माना है? टोटल एक्सपेंस एम्प्लॉय कॉस्ट 563। मैं प्रॉफिट की फिगर अज्यूम कर लेता हूं, उससे शायद वैल्यू लेके बताता हूं। 1 मिलियन, 2 लाख, इससे बेहतर समझ आ जाएगा। करंट टैक्स कितना? 40%, 80,000। क्या एंट्री होती है 80,000 की करंट टैक्स की? हाँ जी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट। टैक्स पेएबल तो 2 लाख ही क्रेडिट होगा, नहीं 80,000। नहीं, अब बताए 480। टैक्स पेबल तो 480 ही क्रेडिट होगा। टैक्स एक्सपेंस कितना डेबिट होगा? अच्छा चले बताता हूं। अगर ये ना होता तो करंट टैक्स ज्यादा आ जाता ना। यानी ये कितना करंट टैक्स बचा के दे रहा है? 320, 8 लाख का 40%। ये डिडक्शन 3,20,000 हमारा करंट टैक्स बचा के दे रही है। यानी हमारी इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस में एक बचत 320 की आ रही है। कैसे निकला 320? 8 लाख, लेकिन हमने एक्सपेंस बनाया ही 5,63,000 का है। तो ऑफिशियली जो टैक्स बच रहा है, वाकई असली वाला, वो 8 लाख पे बच रहा है। देखिए डेफर्ड टैक्स वाला मामला क्लोज हो गया। मैं अब करंट टैक्स की बात कर रहा हूं।
फाइनली 8 लाख की डिडक्शन अलाउ हुई, जबकि टोटल हमने एक्सपेंस कितना बनाया हुआ, 5,63,000। तो कितनी फालतू डिडक्शन अलाउ हो रही है? 563, 8 लाख 8 लाख माइनस 563, 237। ये जो 237 की फालतू डिडक्शन अलाउ हो रही है ना, इस पे जो टैक्स बचत है वो टैक्स एक्सपेंस को कम करने की बजाय उसका क्रेडिट इक्विटी में जाना चाहिए। तो इक्विटी क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कहां पे की थी मैंने बात? चले दोबारा करता हूं। मैं ये कह रहा था कि मैंने ना जो पीछे सॉल्व हुआ है ना, उसमें करंट टैक्स भी एज नेगेटिव ही लिया हुआ है, तो उसको एज नेगेटिव समझना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो। तो मैंने अभी क्या किया कि अज्यूम कर लिया कि 2020 में अकाउंटिंग प्रॉफिट 2 मिलियन होगा। 3 मिलियन कर लो। नहीं, असल में ना वो जो मैंने टैली करना है ना, जो आपको टैली करके देना है, वो भी 8 लाख आ जाना है। तो आपको 8 लाख मिक्स ना हो जाए। 3 मिलियन कर लूं तो 4 लाख हो जाएगा, 22 लाख। चल यार 25 लाख कर लेते। 17 कितना हो गया? 6। चलें ये ठीक है। चलें जी, ये बात समझे, ये एक बात अच्छी टैली हो जाएगी, फिर उसका कंक्लूजन भी बताता हूं। ये वाली बात समझ आई? डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया था, अब फाइनली वो रिवर्स करना है। तो जहां बनाया था वहां रिवर्स हो गया, और जितना इक्विटी में गया था वो रिवर्स हुआ, और टैक्स एक्सपेंस में चला गया 225,200। मैं इसको भी अभी टैली करा के देता हूं एक चीज से। करंट टैक्स पे आया, मैंने अज्यूम किया कि 25 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इतने की डिडक्शन मिली। ये कैसे निकला? 40,000 इंटू 20। अब टैक्स प्रॉफिट आया इतना, उस पर करंट टैक्स बना इतना। तो करंट टैक्स की एंट्री होती है टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेबल क्रेडिट। टैक्स पेबल तो 86 से ही होगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को 86 देना है। लेकिन ऐसा करने से हमें 8 लाख पे टैक्स की बचत मिल रही है, जबकि हमारी नजर में अकाउंटिंग के मुताबिक एक्सपेंस था ही 563। तो फालतू पे टैक्स बचत मिल रही है ना। फालतू कितना? 237। हमें उस फालतू पे टैक्स की बचत, एक्सपेंस कम नहीं कराना, हम उसको इक्विटी में ले जाएंगे। 237.40 94800। आप देखें एक्सपेंस कितना, टैक्स एक्सपेंस। अब इसको ऐड करना, 774 इतना है जो करंट टैक्स एक्सपेंस बनेगा। बन रहा है ऑफिशियली रिटर्न पे 680, लेकिन हम करंट टैक्स एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट के फेस पे 774 लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 680 ले लेते तो हमारा टैक्स एक्सपेंस थोड़ा आ जाता। क्यों थोड़ा आ जाता? क्योंकि हमें 8 लाख पे बचत मिल गई। तो 8 लाख टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ कर दी, हमने टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट माना ही 563 है। तो जो इससे एक्स्ट्रा बचत है ना, उसका पीएनएल में इफेक्ट नहीं जाने देना। तो जो उसकी वजह से टैक्स बच रहा है वो इक्विटी में क्रेडिट। ऐसा करने से टैक्स एक्सपेंस टोटल 774,800 बन गया। याद रखने वाली बात दोबारा, फिर मैं आपको एक चीज टैली करके देता हूं ऐसी मजे के लिए बस, कि जब असल में फॉर द ईयर डिडक्शन अलाउ हो गई, तो जितना अकाउंटिंग टोटल एक्सपेंस से ज्यादा डिडक्शन अलाउ हुई, उस पे टैक्स रेट लगा के इसको हम इक्विटी में क्रेडिट करेंगे। जितनी फाइनली ईयर में डिडक्शन अलाउ हो गई, उसमें से जितनी अकाउंटिंग में एक्सपेंस बना चुके, उससे जो जैसे डेफर्ड टैक्स में कर रहे थे, जो फालतू है उसका टैक्स क्रेडिट इक्विटी में जाएगा, और बाकी टैक्स एक्सपेंस ये है। अब इसमें मैं किस टैली करा के देता हूं। एसओसीआई के फेस पे टैक्स करंट कितना और डेफर्ड कितना, मैं मजे के लिए टैली करा के दे रहा हूं जी। करंट कितना? शाबाश, जबरदस्त। अभी सामने एंट्री किया यार 774, अभी तो किया एंट्री। ये डेफर्ड के सामने 225,200। वो रियानो तो दिखाना, वो आखिर में टैक्स एक्सपेंस डेबिट डेफर्ड टैक्स क्रेडिट 225,200। एसओसीआई पीबीटी क्या आ रहा है? पीबीटी
25 लाख। टैक्स के डब्बे का टोटल क्या आ रहा है? ये इसका कितने परसेंट है? 40%। ये मैचिंग हो गई। जितनी टैक्स में वाकई बचत बनी ना, वो डेफर्ड टैक्स ने बढ़ा के उसको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको हम पिछले ईयर्स में डेफर्ड टैक्स की बचत ले चुके हैं, हमें सारी अब मिली आके, लेकिन डेफर्ड टैक्स ने कहा नहीं नहीं शुक्रिया, हम पिछले ईयर में ले चुके थे उसको, तो इसलिए वो डेफर्ड टैक्स पॉजिटिव आया और ये पीबीटी का 40%। यानी डेफर्ड टैक्स ने इसको कैंसिल करके कह दिया नहीं इस साल हमें नहीं चाहिए बचत, वो तो पिछले ईयर का एक्सपेंस था तो पिछले ईयर में बचत चाहिए थी, तो डेफर्ड टैक्स ने उसको कैंसिल कर दिया। अब इसमें सारी याद रखने वाली बात यह है कि अगर तो डेफर्ड टैक्स चल रहा है अभी तक, डेफर्ड टैक्स कब तक चल रहा होगा? जब तक फाइनली डिडक्शन नहीं मिली होगी, तब तक डेफर्ड टैक्स में रहते हुए सोचना है टैक्स बेस कैसे निकालनी है। अब इसका फाइनल कंक्लूजन समेट रहा हूं, ये तो चीजें समझा दी, फाइनल कंक्लूजन समेट रहा हूं। जब तक डिडक्शन नहीं हुई तब तक टैक्स बेस चल रही होगी। कैरिंग अमाउंट कितनी? 0। टैक्स बेस कितनी? उस ईयर एंड तक की अपडेटेड वैल्यू इनटू जितने साल गुजरे, 2 गुजरे तो 2/3 टैक्स बेस आ गई। अब इस टैक्स बेस को कंपेयर करना है किससे? टैक्स बेस को अब तक जो हम अकाउंटिंग एक्सपेंस मान चुके। अगर तो ये अकाउंटिंग एक्सपेंस के अंदर अंदर है तो बस जाने दें जैसे हो रहा है, लेकिन अगर ये ऊपर निकल गई है तो जितनी ऊपर निकल गई है उस पर टैक्स रेट लगा के डेफर्ड टैक्स डेबिट, इक्विटी क्रेडिट, बाकी फिर जिस तरह डेफर्ड टैक्स का अकाउंट कहता है वैसे हो जाएगा। और फाइनली अगर डिडक्शन मिल गई है तो फिर करंट टैक्स के साथ भी यही काम करना है। चलिए नमाज पढ़ लें, फिर पास पेपर पे हाथ डालते हैं। क्या हुआ? चल रही है अभी तक? अच्छा चलो चलती रहे। हाँ जी, उसके लिए हमने जो देखते हैं कितना इक्विटी पे जाएगा और कितना पीएनएल में, उसके लिए क्यूमुलेटिव एक्सपेंस का कॉलम बनाएं। क्या करें? कॉलम ना बनाए, अलग से प्लस करके देख लें। कॉलम क्या बनाना है वैसे देख लें, कैलकुलेट करके कितना है। 563 निकालने के लिए मैंने कौन सा कॉलम बनाया है? तो कैलकुलेटर के ऊपर टोटल करके देख लेना, कैलकुलेटर के ऊपर टोटल करके देख लें। चलो ठीक है, 100 बस।